नमस्कार। हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण के मामले एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां लखनऊ के केजीएमयू में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रमीज मलिक पर धर्मांतरण के आरोपों की जांच उसके नेटवर्क और गहरी साजिश का इशारा कर रही है। वहीं मिर्जापुर में जिम सेंटर्स को उनकी आड़ में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोपों का मामला सामने आया है। पिछले साल छांगुर बाबा नाम के शख्स पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप लगा और फिर कार्रवाई भी हुई। उसके खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रही है। सवाल है कि हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का यह खेल कितना बड़ा है, कहां कहां धर्मांतरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है और हमें उनको संस्कारी बनाना होगा, अपने परिवारों में ज्यादा संस्कार फैलाने होंगे ताकि वो समझे अगर किसी तरह से कोई उनको प्रेम के जाल में फंसा कर और निकाह कर रहा है या फिर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्त दबाव बना रहा है, जबरन करा रहा है, तो उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इन्हीं मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान है। लव जिहाद रोकेंगे, कह रहे हैं वो। 2020 में यूपी पहला राज्य बना था जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून बना था। सवाल है कि क्या धर्मांतरण के ऐसे मामलों पर फिर योगी कुछ बड़ा करेंगे? क्या धर्मांतरण के डॉक्टर्स का इलाज करेंगे? क्योंकि केजीएमयू में बड़े पैमाने पर रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है। 12 से 13 अवैध मजारें वहां पर बन गई हैं। ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, इसी पर आज हल्ला बोल की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज खास मेहमान हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में आए हुए हैं, तो आपका परिचय उनसे करा देते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आ गए हैं। वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी के। मुफ्ती शमून काजमी, अध्यक्ष है उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के। लेकिन आज एक बार लॉन्ग फ्रेम इन तीनों का दिखा दीजिए भाई। आज तीनों स्टूडियो में ही आए हुए हैं, तो मैं जरा साइड होकर बैठ रही हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर में जबरदस्त बहस यहां पर होने वाली है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। डेमोक्रेसी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को। जब चुनाव आता है, ये जबरन धर्मांतरण के मुद्दे जब सामने उनका इकोसिस्टम उठाता है, उसके बाद वो कोर्ट में नहीं टिक पाते हैं। धर्मांतरण के माध्यम से सनातन और हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने धर्मांतरण की घटनाओं पर विराम लगाने की कोशिश की। प्रेम शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। मतलब कब से हम लोग सुन रहे हैं ये लव जिहाद धर्मांतरण? भाई तो रोकिए ना, आपकी सरकार है, कैसे चल रहा है? केजीएमयू में हमारे रिपोर्टर ने दिखाया 12-13 अवैध मजारें बन गई हैं। वहां पर उस मजारों के साथ साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। वहां पर कई मौलाना, अन्य लोग वहां रहने लगे हैं। क्यों हो रहा है? निश्चित और रोक रहे हैं, तभी तो सब बातें सामने आ रही थी। 2021 से 2023 के बीच में 427 मामले दर्ज हुए, 866 लोग गिरफ्तार हुए। ये मैं 2021 से 2023 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 2024 में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाया, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण होता है, हम उसके खिलाफ कानून के साथ सख्ती से काम कर रहे हैं, तो बाकी जो अपराध हो रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री जी गिनाते नहीं है। थोड़ी कहते हैं कि हमारे राज्य में भाई इतनी चोरियां, इतनी डकैतियां, इतने बलात्कार हो रहे हैं, ये तो नहीं गिनाते हैं। गिनाते हैं और उसको कैसे नियंत्रित किया भी गिनाते हैं। कहाँ गिनाते हैं? गिनाए ना, डकैती बोला उन्होंने, डकैती के मामले गिनाते हैं हमेशा। क्या है ना, पर धर्मांतरण करता है। उन्होंने बाकायदा असेंबली में किस तरह से अपराध को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश की सरकार को सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, ये फिगर्स बताए सारे। लेकिन लोग जो हैं, अगर लव जिहाद पर चर्चा करना चाहते हैं तो उस चर्चा से हम क्यों भागे? क्योंकि एक बड़ी बुराई, आप किसी भी, अभी मुंबई में एक मामला सामने आया है, कॉलेज के मुस्लिम लड़कों के ग्रुप का चैट वो बेनकाब हुआ है। उसमें वो लड़का एक दूसरे से कह रहे हैं कि एक भी हिंदू लड़की का कौमार शेष नहीं छोड़ना है। गजब है। किसी की पंथ, जाति, धर्म देखकर जो है उसके साथ जो है आप उसको वासना का शिकार बनाएंगे।
उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको धर्मांतरित करेंगे। ठीक है, इससे अधिक अमानवीय क्या हो सकता है? अनुराग जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा धर्मांतरण पे जबरन? पहले से आपसे इससे सुनते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक शब्द इनका हमारे साथी का बहुत अच्छा लगा, हम चर्चा से भागते नहीं हैं, लेकिन जब शंकराचार्य की बात होगी तो भाग जाएंगे। अब मैं आ रहा हूं आपकी बात पे, लेकिन भागने पे बताया एक ही मुद्दा लेके रटे हुए 5 दिन से, मतलब भागने की बात टॉपिक पे आइए। टॉपिक पे बोला, मैं भागने पे याद दिलाया कि जो मुद्दा सूट करता है उसके हिसाब से ये बोलते हैं, जो मुद्दा सूट नहीं करता उस पर नहीं बोलते। अब सवाल ये है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर में, इन्होंने बताया 2021, 2023, 2024, 2020, 2018, 2019 के बाद से ही आपको ये घटनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर झिंगुर बाबा की, क्योंकि पकड़ रहे हैं, नहीं, आप लोग दबा देते थे। तो झिंगुर बाबा की बात इन्होंने की, उसका मकान कब बना? 2020 में। 2020 में सरकार किसकी थी? इनकी थी। मकान बनने दिया गया, वहां पे प्रशासन अधिकारी देखते रहे, भाई एसडीएम, एडीएम, लेखपाल, डीएम, एसपी सबके सामने बना होगा ना। इतना आलीशान मकान बन गया, उसमें धर्मांतरण का काम चलता था। फिर उसमें काम चला, उसके बाद आवाज उठाई, तब जाके इनकी समझ में आया, तब कह रहे कि हमने पकड़ा। रे पनपा भी तो आपकी सरकार में है। अब जिस तरह से केजीएमयू का, ये तो मैंने ही पूछ लिया। अरे मैं ही तो बोल रहा हूं। आप बताइए ना, धर्मांतरण होता है कि नहीं होता है? जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? मैं कह रहा हूं जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है। सुनिए, हो रहा है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे केजीयू में इतने दिनों से धर्म परिवर्तन का काम चलता रहा, एक डॉक्टर वहां पे इतने दिनों से अपनी डॉक्टरी कर रहा है, उसके बारे में आप पकड़ नहीं पाए। जब कोई शिकायत करता है तब आपकी आंख खुलती है। इसके मतलब आपकी सरकार, आपका प्रशासन क्या करता रहता है? जब कोई शिकायत करता है तब आप जगते हो, आप खुद से नहीं पकड़ पाते हो। और जब इस डॉक्टर का लैपटॉप खोला गया तो 50 लड़कियों का वहां बाकायदा बायोडेटा बना हुआ है। क्या कर रहे थे आप लोग? कल्पना कीजिए, उसको पहले पकड़ लेते बिना प्रमाण के, तो कहते कितने मासूम आदमी को पकड़ लाए हैं, तत्काल आ जाते उसके डिफेंस में। 2009 में, आपकी जानकारी के लिए, लॉ जिहाद का पहला टर्मिनोलॉजी जो क्वाइन हुआ वो केरल हाईकोर्ट के जज ने क्वाइन किया। और अच्युतानंदन जो है सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा केरल में लॉ जिहाद हो रहा है। केरल में कानून बना लॉ जिहाद पे? क्यों नहीं बना? और धर्मांतरण की बात है अंजना जी, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने का पहला विधेयक संसद में 1954 में आया, नहीं पारित हुआ। 1960 में आया, नहीं पारित हुआ। 1979 में आया, नहीं पारित हुआ। कोई आज की बात नहीं। जबरन धर्मांतरण, लोभ देकर, दबाव बनाकर इस धर्मांतरण करना, कोई ये आज नहीं प्रारंभ हुआ 2014 के बाद। अगर 1954 में उस पर संसद में विधेयक आया तो इसका मतलब उस समय एग्जिस्टेंट था। ठीक है, अगर कानून है और धर्मांतरण हो रहा है और इनके नाक के नीचे हो रहा है, इसके मतलब डर नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, उनका इशारा आपकी तरफ है कि आप लोग तो कानून भी नहीं लेकर आए इसके खिलाफ। आप लोग तो मानते ही नहीं थे कि जबरन धर्म परिवर्तन होता है। वो कानून लेकर आए हैं, वो लोगों को पकड़ रहे हैं, इससे मामले सामने आ रहे हैं। पहले दबा दिए जाते थे। वो कहते हैं ना अंजना जी कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। इस तरीके के झूठ, छल, कपट, धर्मांतरण के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, केरल के हाई कोर्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन केरल के उसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण के खिलाफ, अगर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा आज तक किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया और महात्मा गांधी ने किया। 273 चिट्ठियां चर्च को महात्मा गांधी ने लिखी थी कि भाई यहां पर आप अपनी सेवा करिए, मिशनरीज को कहा यहां पर खाम खा के आप धर्मांतरण मत कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो आदत है कि अपने मुख्य मुद्दों को इनके पीछे छुपाना है। 12 केस कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अचानक से आए थे और आप सब लोगों ने बिल्कुल बड़ा हंगामा किया था उस वक्त। देख हो गया, ऐसा हो गया, ये धर्म परिवर्तन, ये लव जिहाद, वो हो गया। तो सारे के 12 केस कानपुर पुलिस ने, उसी योगी जी की पुलिस ने जिसने वो केस बनाए थे, उन्हीं योगी जी की पुलिस ने वो केस एफआईआर लगा दी, क्वैश कर दिए कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, आप सामने हैं। आज की डेट में जब झांगुर बाबा का केस आया था तो झांगुर बाबा के केस में लगातार 6,000 करोड़ ले लिया, 9,000 करोड़ ले लिया। आज की डेट में वो केस क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कहां पर है। मैं आपको बताता हूं, अभी ये रमीज वाला केस भी, वहां पर जिस दिन, मैं आपको भी इस बात को कहता हूं अंजना जी क्योंकि जिम्मेवारी है आप लोगों की, जिस दिन इस केस में ना लगेगी, चार्जशीट लगेगी, उस दिन भी जरूर इस पे बहस कराइएगा। तब आपको वहां पर लव जिहाद का एंगल नहीं नजर आएगा, जब आपको वहां पे केजीएमसी की राजनीति का एंगल नजर आएगा। डॉक्टरों को बर्बाद कर दे रहे हैं ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर। वहां पर जो पैथोलॉजी का केस है, मैं खुल के कहता हूं इस बात को, आज की डेट में पुलिस कह रही है इस बात को कि नहीं साहब वो एंगल है, वो एंगल है,
इस केस को अगर पुलिस साबित करके दिखा दे, वो लड़का जो है उसको साबित करके दिखा दे कि वो जिहादी है या इस तरीके की कोई काम करता है, तो निश्चित तौर पर आप और हम दोबारा से, मैं आपके यहां सामने आकर के माफी मांगूंगा। गारंटी से कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर वो जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, वहां पर अपर्णा यादव वर्सेस जो दूसरी महिला वहां पर बोर्ड की अध्यक्ष हैं, अपर्णा यादव खुद का क्या नाम तलाक से नहीं बच पा रही। अब ये क्या बात? मैं बताता हूँ यार ये क्या बात हुई? अब उनकी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है तो पर्सनल मैटर है। देखिए, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, सुरेन जी, देखिए जब नहीं, जो ये गलत है। नहीं, I don't approve बिल्कुल of this. नहीं, आप अप्रूव करें या नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पहले मेरी बात आप उनकी निजी जिंदगी क्यों घसीट के ला रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, वो निजी जिंदगी जब इंस्टाग्राम पे आ जाती है तो अरे छोड़िए आप, वैसे इंस्टाग्राम पर कितनियों की निजी जिंदगी आ रही है, मैं खोलूं यहाँ कच्चा चिट्ठा। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये मत सोचिए कि वो छोटी नेता है तो उनके बारे में कुछ भी बोले। छोटी नेता नहीं, बहुत बड़ी नेता है हमारे परिवार की। नहीं नहीं, अगर हम आपके अध्यक्षों और आपके नेताओं के बारे में बोलने लगेंगे, आपको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, सबको लगेगा। डू नॉट डू दिस। मैं आपसे अंजना जी, जब आपने कारण पूछे हैं तो कारण जानिए, और कारण अगर आप सवाल पूछना चाहती हैं तो जवाब सुनने का भी जांच तो पुलिस करेगी ना। तो जांच तो इसकी भी तो जवाब का मतलब ये थोड़ी है कि सुनिए ना, आज की डेट में रमेश को तो आतंकी बना दिया ना। किसने बना दिया? बगैर उसको आरोपी को आप अपराधी कह रहे हैं ना। आतंकी कहाँ कह रहा है? आरोपी कह रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आज की डेट में जिस तरीके से वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों के, मतलब आप कह रहे हैं कि वो महिला गलत आरोप लगा रही है? वो महिला ही नहीं, शासन और प्रशासन उस सारी चीजों को गलत एंगल दे रहा है। जब आप महिला को जज कर रहे हैं, आप महिला को जज कर रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं कि वो झूठ आरोप लगा रही है। आप उसको आरोपी बना रही है। अरे बिल्कुल, अगर पुलिस आरोपी बनाएगी तो पुलिस आरोपी बनाएगी, हम आरोपी कह रहे हैं। सुन लीजिए, पुलिस आरोपी बनाएगी, ईडी आरोपी बनाएगी और सीबीआई आरोपी बनाती है। 0.03% केस क्या नाम कोर्ट में जाकर के खड़े हो पाते हैं। अंजना जी, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी, मुझे कृपा करके बता जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आर क्या नाम लगा रही है, सारी आपका जहर बोया हुआ कह रहे हो। कृपा करके बता दीजिए अंजना जी कि इस देश में कोई भी पुलिस कोई मामला दर्ज करे, जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं होगा, अदालत उसका संज्ञान लेता है क्या? अदालत संज्ञान ही तभी लेगा जब प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा, तभी उसकी कस्टडी होगी, तभी उसकी इंक्वायरी आगे बढ़ेगी, तभी उसके एफआईआर पर जो है जांच आगे बढ़ सकती है। तो आप जो है तो कह रहे धर्मांतरण का केस ही नहीं है, ये आपके यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स है। इस तरह लौ जिहादियों के यही कह रहे हैं ना, धर्मांतरण नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी झूठ बोल रहे थे पत्र लिखकर, इन्हीं की बात बताएं। महात्मा गांधी झूठे थे, पत्र लिख रहे थे उस जमाने में। एक मिनट इसके मतलब, और महात्मा गांधी के कहने के बाद एक मिनट अनुराग जी मेरी बात सुनिए। श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है कि महात्मा गांधी ने 237 पत्र चर्च को लिखे और कहा कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। महात्मा गांधी के बाद 1950 से जो है 1950 से रिपब्लिक भारत का रिपब्लिक के रूप में भारत कह रहे महात्मा जी, आप ही ने कहा एक कानून क्यों नहीं बनाया? भाई अगर महात्मा गांधी को 237 केस पता थे तो कानून क्यों नहीं बनाया? खिलाफ तो पहले क्यों नहीं बनाया? कानून क्यों नहीं बनाया? धाराओं में पहले से आपके वो है, कानून क्यों नहीं बनाया? किसने नहीं बनाया? कानून ऑलरेडी हमारी भारतीय संविधान में है, क्यों नहीं? जबरन धर्मांतरण पर आप लोग जो लोग अलग से कानून बनाया आपने, क्योंकि आपने बताया था तो फिर अलग से 54 में 60 में भी धर्मांतरण के खिलाफ ऑलरेडी कानून है। अंजना जी, क्यों नहीं आप बात करते? आज से नहीं, वर्षों से जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी महिला के साथ हुआ हो, जबरदस्ती शादी कराई गई हो या उसका धर्म परिवर्तन कराया गया हो, जबरदस्ती कराया गया हो, तो कानून रहा है। सुनिए, कानून रहा है। लेकिन सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया हो, आपके नेता अखिलेश यादव जी ने यह मुद्दा उठाया हुआ कि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। देखिए, ये बीजेपी के लिए मुद्दा है, समस्या नहीं है। हमारे लिए समस्या है, फर्क इतना है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, हम चिंता है कि समस्या हो रही है। समस्या है क्योंकि समस्या का समाधान करना है। और आपके सुने ना, समस्या का समाधान की बात करें, ये क्या कर रहे हैं? वहां पे इनकी सरकार है, प्रशासन है, सारी चीजें चलती रहती हैं, सालों साल चलती रहती है। उसके बाद इंतजार करते रहते हैं जब कोई लड़की आएगी, शिकायत करेगी, उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे, उसका माहौल बनाएंगे। ये माहौल ज्यादा बनाने से कार्रवाई कम करते हैं। बाजार गिनवाई, उसके बाद से अब बाजार पर भी नोटिस आ गया। आप लोग सो रहे थे क्या? क्योंकि मामले होते नहीं थे उस समय, होते नहीं थे क्योंकि हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते थे, महिलाएं सुरक्षित थी। आपके यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपके यहाँ इस तरह का धर्मांतरण हो रहा है, इसके मतलब आपका प्रशासन फेल हो चुका है।
आपकी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, डर खत्म हो चुका है, इसलिए आप अच्छा हो गया, जल्दी से बारिश पठान जी आपके पास आ रहे हैं। धर्म के नाम पर अगर जबरन और कई जगहों पर ऑर्गेनाइज तरीके से दिख रहा है, जैसे ये जिम वाला जो मामला है मिर्जापुर का जो आ रहा है, इस पर रोक नहीं होनी चाहिए क्या आप नहीं मानते हैं कि इस तरह का केसेस होता है? देखिए, जबरन धर्मांतरण जो करते हैं उसके ऊपर तो कानून कायदा है। आपने देखा है कितने लोगों को उसके ऊपर फोर्सफुल कन्वर्शन पे ये भी किया। लेकिन लव जिहाद अलग है। ये लव जिहाद का मतलब क्या है, जरा समझाएगा कोई मुझे? लव जिहाद का मीनिंग क्या है? थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो जिहाद, जिम जिहाद, तमाम जिहाद ये बीजेपी वाले लेके आ गए विदाउट इनको मीनिंग भी नहीं मालूम है। अरे अंजना सुनिए, लव जिहाद क्या? अगर 18-19 साल का बच्चा, बेटा बेटी अगर वो चाहते हैं आपस में प्रेम करते हैं किसी भी कास्ट के, तो वो शादी करते तो क्या बीजेपी से परमिशन लेना पड़ेगा क्या? इंटरकास्ट मैरिज पहली बार हो रहा है क्या हमारे देश में? भाजपा के कितने मुसलमान मंत्रियों ने जो पहले थे उन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी की, उनको कौन सा करेंगे? धर्मांतरण किया, लव जिहाद किया, क्या बोलेंगे उनको? भारत में कितने बॉलीवुड के सुपरस्टार ने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम महिलाओं के साथ शादी किया है। आज रह रहे बरसों से उनको आप क्या बोलेंगे? सबने धर्मांतरण करा दिया, सबने लव जिहाद कर दिया। अरे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए भाजपा ये लेकर ये लव जिहाद। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था महाराष्ट्र में हजारों केस हो गए लव जिहाद के, इंक्वायरी करे, खोदा पाड़ निकला चूहा, कोई भी नहीं था लव जिहाद वाला केस। अरे अपने जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी। लव जिहाद एक तो होता क्या है, दूसरा जैसे चुनाव आता है घुसपैठ का भी मुद्दा, लव जिहाद का भी मुद्दा, जैसे चुनाव आए जैसे 27 में आने वाला है, साल भर बाकी है। लव और लव जिहाद का कैसे जो है चतुराई से लव जिहाद का कवर फायर देने वाले लव और लव जिहाद के अंतर कैसे मिटा देते हैं भाई? आज जो है आजमी जो है इनके अबू आसिम आजमी, हाँ। श्रीमान अनुराग भदौरिया की पार्टी के हिंदुस्तानी है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। इनके मतलब उनके बेटे फरहान आजमी ने एक हिंदू से विवाह किया, किसी ने उसको लव जिहाद कहा? किसी ने लव जिहाद नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, भाजपा, कोई संगठन उनके यहाँ प्रदर्शन करने गया, राज बब्बर ने एक मुस्लिम महिला से शादी की, नादिरा बब्बर से, किसी ने उसको आपत्ति दी? कोई प्रेम करे और विवाह करे, अपना पहचान छिपा कर, आप किसी को फंसा कर किसी के साथ विवाह करें और ये मामला सामने आए तो उसको लव जिहाद ना कहा जाए। उसको धर्मांतरण क्यों ना कहा जाए? नहीं, जबरन धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण भी है और लव जिहाद भी है। और लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी मैंने बताया कि भाई ये केरला के श्रीमान अच्युतानंदन जो सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, इनके नेता उन्होंने ये जो आता है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कुछ भी बोल देते हैं। शाहरुख खान को गद्दार बोलने वाले को आपने पार्टी से निकाला क्या? आपने पार्टी से? अरे आप बताएं क्या कमाल की बात कर रहे हैं? आप शाहरुख खान को गद्दार बोल देंगे, सलमान खान को बोल देंगे, रामगोपाल यादव ने एक दलित महिला को, सेना की अधिकारी को, उसकी जात को लेकर गाली दी। निकालो आतंकवादी की बहन, जल्दी से सुरेंद्र जी बोले, पर मैं आ रही हूँ। आतंकवादी की बहन बता रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मुस्लिम महिला थी, इसलिए आपने उसको आतंकवादी का बहन बता दिया और उसकी कार्रवाई भी नहीं की। मैंने कोई भी मुस्लिम होगा उसको आतंकवादी की बहन बता देंगे, कोई होगा तो गद्दार बता देंगे, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या हमारे देश की फौजी महिला हो, आप उसको बोलोगे आतंकवादी की बहन है। और तो छोड़ो, उनको ही नहीं, आपने तो हमारी बोलिए, आपने तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं माइक भी आज यहाँ पे दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, स्पेशल मैरिज एक्ट को कोई अगर लव जिहाद का नाम देगा तो गलत है। और जबरन धर्मांतरण को अगर आप सीधे सीधे कोई प्रश्रय देगा, मैरिज होती है वो, जबरन धर्मांतरण को कोई प्रश्रय देगा वो भी गलत। और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ देश में कठोर कानून है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दे लाते हैं और जो कोर्ट में जाकर के 100% गिरते हैं। 100%। हम वारिस पठान से सहमत हैं इस बात से, हम बाकी चीजों में विरोध करते हैं इनका। आप बताइए महाराष्ट्र में कितने, और मैं कानपुर में बता रहा हूं 12 केस मैंने बताए आपसे, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सारे केसों में कोर्ट से पहले पुलिस ने एफआईआर लगा दी और उसके लिए कम से कम 1 सैकड़ा बहस सारे नेशनल चैनल्स पे हुई थी। कानपुर में जब ये लव जिहाद का मामला आया था, 12 केस, उस 12 केसों में क्या था, 2-3 महिलाओं ने आरोप लगाए,
उनकी शादी जब देखी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है तो आप सीधे सीधे से क्लियर हो गया। तो तिवारी जी इधर की विजय शंकर तिवारी जी क्या है जिहाद का मतलब बताइए भाई। अगर आप सीधे सीधे से कानून का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो निश्चित ये लव जिहाद बोलिए तिवारी जी, बोलिए दिखाई देंगे। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। अंजना जी देखो अभी पहला केस, अरे आप ही का जवाब दे रहे हैं वारिस पठान, उनको दिखा दीजिए। हाँ वो मीनिंग बताइए क्या है ये लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद का मतलब जो धोखे से, लालच से, इस प्रकार से कलावा बांध करके, टीका लगाकर, गलत नाम बता करके प्यार किया जाता है, वो लव जिहाद के। एक मिनट देखो, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। पहला केस तारा सादेव का इम्पर्सोनेशन और जिहाद में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अंजना इम्पर्सोनेशन अलग होता है कि मैं मुसलमान हूं, सारा देश जानता है, सारा देश अलग है। क्या शाहरुख खान ने शादी किया तो अपने आप को हिंदू बना के किया? मुख्तार नकवी ने लव जिहाद हो गया क्या? वो पड़ोस में लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सारा देश जानता है। तो कल डिबेट कर रहे हैं 2014 के बाद जब तारा शाहदेव का विषय आया था। तारा शाहदेव वही खिलाड़ी जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके साथ लव जिहाद हुआ था, वो विषय लेकर के आई थी। इसके बाद सारे देश में विमर्श हुआ था। उसके बाद केरल के 45,000 केसेस आए थे। इसके बाद ये अभी राजपूत जी हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे 12 के 26 केस आए थे राजपूत जी कानपुर के, आधे ज्यादा तो जेल में बंद है उसी आरोप अभी बंद है। तो मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक में चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है, सामने तारा साहब का केस चेक कीजिए इसको, ताकि तारा साहब का नाम नहीं लिया। सामने बता रहा हूं। और मैं फिर से कहता हूं, तारा साहब का सारे के सारे केस में ये झूठ देखिए जाकर के कोर्ट में क्या अंजना जी ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे नहीं होता, कैसे होता है? जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए। जवाब तारा साहब बकरा मंडी में बैठे हुए हैं, सब्जी मंडी में बैठे हुए हैं कि डिबेट करने आए हुए हैं। बहुत अच्छा। मैं सारा सुन रहा था, पूरी बात सुन रहा था। मैं कहता हूँ ये अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 13-14 लग रहा है। लेकिन जब ये टर्म्स आई और प्रदेशों में कानून बने, जब उस पर मुकदमे हुए, जब उनकी खोजबीन हुई, तब ध्यान में आया कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है और ये सारे देश को पता है। राजपूत जी और जवाब मिल गया वारिस पठान जी, वो कह रहे हैं जवाब मिल गया आपको। विजय शंकर जी 13 साल जवाब है, पता चलता है कि इन्होंने इम्पर्सोनेशन को जिहाद बता दिया। अगर कोई इंसान अपना नाम, पता, ठिकाना चेंज करके किसी को धोखे से अगर शादी करता है तो इम्पर्सोनेशन है, जिहाद नहीं है। जिहाद अपने नफ्स से काबू करने को बोलते हैं जिहाद। इसका मतलब क्यों दे रहे हैं? शादी कर दिया नॉन मुस्लिम महिलाओं से, सबने इम्पर्सोनेशन किया, जिहाद किया क्या? इम्पर्सोनेशन करके किया। वो भगवा लव ट्रैप किया है, भगवा लव ट्रैप। अंजना जी एक मिनट अच्छा तिवारी जी, अभी तो आप सिखा रहे थे, बीच में नहीं बोलना चाहिए। उनसे शादी करो, तुमको इनाम भी दिया जाएगा, जॉब भी दिया जाएगा, वो भी है। सुनिए बोलिए बोलिए वारिस पठान। मैं बाहर बैठा हूँ, वो स्टूडियो में। अंजना जी एक भगवा लव ट्रैप भी है, जहां पर सांसद के ऐसा लगाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि जाओ मुसलमान लड़कियों को ट्रैप करके लाओ, उनसे शादी करो, आपको इनाम भी दिया जाएगा, नौकरी भी दी जाएगी। हमारे पास पूरी तरह सोशल मीडिया के वारिस पठान एक काल्पनिक कहानी लेकर आए हैं, काल्पनिक कहानी लेकर आए हैं। मुफ्ती शमून काजमी जी से एक रिएक्शन ले लो, फिर आप ही लोग तीनों यहाँ बैठे रहो। कहानी नहीं, अरे कहानी है वारिस जी, देखिए हो गया जल्दी से काजमी साहब, आप मेरी बात को काजमी साहब, अच्छा ठीक है, आप प्रूफ के साथ आइएगा ना, अभी दिखा देंगे। काजमी साहब आपके पास आते हुए, अगर ये समस्या दिख रही है, पुलिस पॉइंट आउट कर रही है, तो आंख बंद कर ले या उसका एक कंक्लूजन तक जाना चाहिए? कई जगहों से ऐसे केसेस आ रहे हैं। हाँ अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि जबरन धर्मांतरण किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक सख्त कानून लेके आए हैं, और हम उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि इस्लाम के अंदर जबरन धर्मांतरण का कोई भी एक भी संकेत पार्टी वाले आदमी क्यों नहीं बना ले? एक भी संकेत वो सरकार में है तो उन्होंने पद दिया है। तो सरकार की बात कर रहे हो आप भी तो जनता का प्रेम जीतिए। सरकार की बात कर रहे हैं। अच्छा बोल लेने दीजिए, जो आपके खिलाफ बोले वो सब हमारे खिलाफ। अंजना जी मैं ये कह रहा था, मुफ्ती जी जल्दी मेक योर पॉइंट यहाँ ना।
जी मैं ये कह रहा था कि इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और ये ईश्वर को, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप धोखे से किसी का धर्मांतरण कराएं। और धर्मांतरण नहीं, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति अलग है, हम जिस मालिक की इबादत करते हैं वो तो एक ही है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कई बार ये बात कही है कि हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, जहां आप जिस मंजिल पे पहुंचना है वो मंजिल हमारी एक है। इसीलिए देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक सख्त कानून बनाया, और सिर्फ धर्मांतरण के ऊपर ही नहीं बनाया, उन्होंने पूरे देश को आईना दिखाया है कि ताकि उत्तराखंड की उन सारी चीजों को देश अनुसरण कर रहा है। चाहे यूसीसी हो, जिसके ऊपर बहुत बोलते हैं लोग, यूसीसी या कोई भी जितने भी कानून है इस समाज के अंदर आए, समाज से लोग कह रहे हैं ना ये गलत है। इस समाज के अंदर इसकी इजाजत नहीं देता। सीरियस बात कर रहा हूं। इस समाज के अंदर में एक मिनट, इस समाज के अंदर में हिंदू के अंदर भी कोई किसी को अगर धोखा देके शादी करता है तो वो क्राइम है। आज से नहीं, वर्षों से है। अगर धर्मांतरण कोई किसी को मुस्लिम हिंदू के साथ करता है, धोखे के साथ करता है तो क्राइम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ उसको नाम दिया जाता है लव जिहाद, तो हिंदू के साथ धोखा करता है, उसका क्या कह रहे हैं काज़मी जी? मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादियों का तो काम ही इस पे चलता है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, किस पे चलता है? आप उन्हें उनके हाल पे रहने दीजिए। पहले तो कांग्रेस से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अरे क्या वोट बैंक? आपको वोट बैंक समझ में आ रहा है, हम कह रहे हैं देश की समस्या पे बात कर रहे हैं। आप सिर्फ देश के असली मुद्दों के ध्यान भटकाने के लिए सरकार की तरफ से आके बैठ के सरकार की बैटिंग करते हैं और समाजवादी की चिंता, समाजवादी की नहीं, देश की चिंता कीजिए, देश की बेटियों की चिंता कीजिए, देश की युवाओं की बेटियों की चिंता कीजिए। आप बेटियों की चिंता नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता की चिंता करके समाजवादी को दोषी ठहरा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो भी धर्मांतरण कानून के खिलाफ अगर धर्मांतरण करके किसी धोखा देता है, चाहे किसी धर्म का हो, अगर धोखा देता है कोई किसी एक दूसरे को, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण में सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसमें सपोर्ट करते नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे? सपोर्ट करते हैं, नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप इस्लाम बहुत साफ सुथरी लाइफ की बात करता है। तो आप लोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जमाने के अंदर एजुकेट नहीं होने दिया। कांग्रेस ने 7 साल यही काम किया। अरे कुछ नहीं, आप बीजेपी की तरफ से आए, आपको बधाई। अब आप ज्यादा मत बोलिए, आप बैटिंग आप कर नहीं पा रहे, बोल तो पा रहे नहीं। हम न्याय की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा किसी भी बच्ची के साथ अगर अन्याय होता है, चाहे धर्म परिवर्तन करके हो, चाहे कोई उसको झूठ बोल के उससे शादी करता हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं, आप वो बोलने को तैयार नहीं हो। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप बात कर रहा हूं, धोखा देना ही तो पाप है, धोखा देना ही क्राइम है समाज के अंदर में। किसी बेटी के साथ धोखा देकर अगर कोई शादी करता है तो उसमें क्राइम है ये, और आप मानने को नहीं तैयार हो। शुक्ला जी, चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके सब खत्म हो जाएगा, धर्मांतरण खत्म, घुसपैठ खत्म। झारखंड में कितने घुसपैठिए निकाले आप? बिहार में कितने? हर जगह से निकाले। में एक ही मुद्दा उठ रहा था, बिहार में से झूठ घुसपैठिए निकाले। सिर्फ दिल्ली से भी 2500 घुसपैठिए सिर्फ दिल्ली से निकाले। झारखंड में घुसपैठिए निकालने का झारखंड की सरकार का नहीं है, हेमंत सोरेन का काम जो है। भाई साहब, योगी जी आपके बीच में बोलता हूँ, नहीं आप कितने रोग क्या है आपको? नहीं, आपको रोग क्या है? रोग राष्ट्रवाद बीच में क्यों बोल रहे? राष्ट्रवाद, आप और राष्ट्रवाद का रोग है। अरे राष्ट्रवाद का रोग है, राष्ट्रवाद। अरे निकाल देंगे आपको, नेता चुराइएगा, ये भी आपका मुद्दा चुराएंगे। नहीं, अखिलेश यादव पार्टी से निकाल देंगे इनको। अरे मुझे चिंता है इनकी, खुद राष्ट्रवाद हरे कुर्ते की मुझे चिंता हो रही है। इनको हमेशा टिकट मिलता है, पता है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर ये राष्ट्रवादी हो गए, आने वाली सीट से अगर ये राष्ट्रवादी हो गए तो ये बचेंगे नहीं। अरे राष्ट्रवादी है, बिल्कुल बचेंगे हो नहीं। सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए, आप तो बचोगे नहीं। राष्ट्रवादी बचेंगे, हो सकता है राष्ट्रवादी में प्रमोशन हो जाए। नमाजवादी पार्टी आपके साथ प्रमोशन होकर बैठे। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं अंजना जी। धर्मांतरण के मुद्दे पर, लव जिहाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य मुद्दे छुपाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, घुसपैठियों की बात। अभी मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं आपसे। लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल। सुषमा खरकवाल साहिबा ने कहा था लाखों बांग्लादेशी लखनऊ में हैं, लाखों, और स्पेशल ड्राइव चलाई। योगी जी ने कहा डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, करोड़ों लोगों को इन्होंने चेक किया। मालूम है कितने घुसपैठिए निकले? एक आप है ना, और वो भी उसके कागज खत्म हो गए थे, वो अवैध रूप से कागज खत्म होने के बाद रह रहा था। एक चीज ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आपने घुसपैठियों का सवाल, जहां जहां चुनाव घुसपैठिए तो इनके रिश्तेदार हो जाते हैं। जहां झारखंड को आया चुनाव तो झारखंड में घुसपैठिए, बिहार में चुनाव आ गया तो बिहार में हो गए। मैंने किसी को नहीं कहा, कांग्रेसियों का रिश्तेदार कहूंगा। उसके बाद बंगाल में चुनाव आया
तो भाई देखिए, अगर दामाद और जीजाओं पर बात आएगी तो दामाद और जीजा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है कि नहीं? दामाद भी आपके हैं, जीजा भी आपके, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक है और यहाँ से लेकर के इंग्लैंड तक। जाने लीजिए उस बात को, हम किसी के फर्जी उसमें नहीं जाते, लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती। चले बेरोजगारी पर एक मिनट के लिए दोनों बोल लीजिए। बेरोजगारी पर बोलिए, बेरोजगारी पर आप देश में युवाओं के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू है, क्या कर रहे हैं? रोजगार का इतना बड़ा इशू है, मुख्य मुद्दों से वो कह रहे हैं रोजगार पे बात करना चाहते हैं। चलिए रोजगार पर दोनों का फेस ऑफ, अगले 2 मिनट कोई और टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। रोजगार 1991 से लेकर 1996 और 2004 से लेकर 2014 इनकी कांग्रेस की सरकार के दौरान ईपीएफओ में कुल रजिस्ट्रेशन हुए 1.6 करोड़ और सिर्फ 2020 से 2025 में ईपीएफओ में रजिस्टर हुए 6 करोड़। ईपीएफओ जो संगठन पूरा कर ले, जल्दी बोलिए। जो संगठित क्षेत्र में रोजगार, अगर कोई व्यक्ति किसी को नौकरी दिए बिना उसके जो है ईपीएफओ अकाउंट में पैसे तो डिपॉजिट करेगा नहीं। अगर ईपीएफओ में 6 करोड़ नौकरियां इनके 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में 3 गुना नौकरियां अगर ईपीएफओ में होती हैं तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि हम रोजगार सृजन कर रहे हैं। अगर सड़कें बन रही हैं इतनी तेजी से तो हम रोजगार निर्माण हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर बढ़ रहा है, रोजगार निर्माण हो रहा है। अगर हमारा जो ग्रोथ रेट अगर 7% है तो रोजगार निर्माण हो रहा है। इस समय ईपीएफओ की सच्चाई सुन लीजिए। ईपीएफओ में पहले जो ठेकेदार के मेट होते थे ना, डेली मजदूर, उनको ईपीएफओ में नहीं लागू किया जाता था। इन्होंने कानून चेंज करके उनको, अरे भाई एक ठेकेदार को जो रोजगार है उसके 20 उसको आप जाकर के ईपीएफओ में डाल दे रहे हैं। तो अच्छी बात है ना? नहीं है अच्छी बात। मजदूरों का शामिल होना उनको प्रोविडेंट फंड का अंजना जी, अगर फिर मैं आपको फिर से कहता हूं कि ईपीएफओ में आंकड़ों को कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावी किताबी है। तुम्हारी रेल चांदी की, तुम्हारे जाम सोने की, मगर किसान नहीं मिलता। ऐसा है लेबर लॉ का। अब बीच में कौन बोल रहा है अंजना जी? मेरे पास बहुत चीजें हैं, मेरे पास बहुत चीजें हैं। ईपीएफओ को गलत तरीके से आंकड़े बता करके भारतीय जनता पार्टी आपको गुमराह कर सकती है। लेकिन मजदूरों को क्यों नहीं शामिल किया जाए प्रोविडेंट फंड में? ईपीएफओ ने जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहे हैं उनको लगता है। एक तरफ तो मजदूरों के आप लेबर लॉ खत्म कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने आंकड़ों को खाली सही दिखाने के लिए ईपीएफओ में काम कर रहे हैं। दुनिया में चरम पर है इस समय भारत। अब बेरोजगारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, संविदा बोर्ड बना दिया। अच्छा मजेदार बात देखिए, बेरोजगारी अरे छोड़ी, सुन तो लीजिए, चैनल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां बंद होती जा रही है। हर तीसरा जो है, मैं आपको बताऊं, हर तीसरा एमएसएमई बंद हो गया। अरे नहीं, कौन कह रहा है रोजगार बढ़ा? मैंने कहा कि प्रोविडेंट फंड में उनका शामिल होने में क्या प्रॉब्लम है? डोंट चेंज माय क्वेश्चन, डू नॉट डू दिस, डू नॉट। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चलो बेरोजगारी पे करो, तो एक्यूआई पे भी कर लो। हवा में जहर है, क्या नहीं कब किया आपने? उसके बारे में आप बोलते नहीं हो। अरे दूषित पानी मिल रहा है, बच्चों की मौतें हो गई, नकली दावोस में चर्चा हो रही है कि भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक्यूआई है। और सुनिए अंजना जी, और चीन को जिसको चीन हमारा दुश्मन था, चीन हमारा दुश्मन था, उसके साथ इनका यहाँ पे आपने इंपोर्ट बढ़ाया हुआ है, बिजनेस बढ़ाई हुई है, 9 लाख करोड़ का आपने इंपोर्ट कर लिया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब कुछ भी अरे 9 लाख करोड़ क्या बात कर रहे हो? आप बताइए एक्यूआई के लिए क्या किया आपने? एक्यूआई देखिए, आप 2000 बारिश करा रहे हैं, 2012-14 तक तो एक्यूआई नापने की यंत्रणा भी नहीं लाई, और उस समय का जो लेवल था और आज का लेवल कम हुआ है। कितना? क्योंकि तो एक्यूआई नापने का पैमाना आया नहीं था। कितना था? एक्यूआई नापने का पैमाना तक नहीं आया। ये बेचारे क्या बताएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी बताती टेम्परेचर है, तो बेचारे क्या बताएंगे? छोड़िए, मुख्यमंत्री जब टेम्परेचर बता रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए मुद्दे उठते हैं और उसमें फिर वीएचपी, अन्य जो बजरंग दल, इनका साथ मिलता है? सीधा सवाल। वो तो बोलेंगे नहीं, मूल मुद्दे हैं ये अंजना जी, ये मूल मुद्दे हैं।
धर्मांतरण मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। बहन बेटियों को जिस प्रकार से धर्मांतरित करके, अगर वो धर्मांतरित हो तो काट करके बक्से में बंद करके या फ्रिज में बंद करके, इनको मूल मुद्दा नहीं माना जा सकता है। ये भारत की आस्था के विषय है, वो मूल मुद्दे नहीं माने जा सकते हैं। ये जो अमीरी गरीबी, अच्छा तो शंकराचार्य पे बोल लो, आस्था की बात कर रहे हो। ये विषय तो सामान्य रूप से बोल लीजिए। आप चलिए, आप आस्था की पे ले आए तो अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, ये बोलना चाहते हैं आप? उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? उनके बच्चों को पीटा गया कि नहीं पीटा गया? तो आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, संत समाज का अपमान करेंगे, उसमें आप नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे आस्था की बात करेंगे। आस्था आपके लिए नहीं, आस्था हमारे लिए आस्था नहीं, धर्म मेरा आस्था का विषय है। उनकी बात करते हैं आप। 2015 में डंडे किसने पिटवाया था, जेल में किसने बंद करवाया? अरे तो हमने उसके लिए क्षमा याचना की। आप 2015 में चले गए, 2026 की बात करो। हमने तो गलती को माफी मांग लिया, हमारी गलती को बार बार क्या बात करो, माफी मांगे, बिल्कुल मांगा था। मैं बता रहा, सुन तो लीजिए, श्री अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने पैर छुए, नहीं पैर छू के माफी मांगी कि हमारे पुलिस वालों से गलती हुई, स्वामी मुझे माफ कीजिए। लेकिन आप जेल में ये बंद कराएं, ये पीटे, हो जाते हो आप लोग। उन्होंने खुद माफ किया, उन्होंने कहा बड़े नेता हैं वीएचपी के, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में अगर शंकराचार्य की पिटाई हुई तो उसके एवज में आप 2026 में भी क्या नाम शंकराचार्य जी की पिटाई करवाएंगे? उनके बटुकों को उनकी शिखा उठाएंगे आप, और आप बात करेंगे यहाँ बैठ के आस्था की, उसके बाद चुप रहेंगे आप किसी पे नहीं बोलते, ना आस्था पे बोलते हो, ना बेरोजगारी पे बोलते हो, ना अत्याचार पे बोलते हो, कहीं पे नहीं बोलने को तैयार हो, ना एक बात से बोलने को तैयार हो, ना बच्चों के साथ अन्याय होता भी माफी मांगे। मैंने बोला शंकराचार्य उन्होंने खुद बोला था, जो आपने लोगों ने पुकार की है देश में, वो भी चिल्ला रहे तो हमारी आवाज तो कम नहीं है। आपकी आवाज सबसे जोर आती है, अब क्या करें हम? हेडेक हो जाता है सर, सोचिए क्या किया जाए उसका। वारिस पठान, आपको बीजेपी का साइड इफेक्ट दिख रहा है? बीजेपी का साइड इफेक्ट अब यह है कि सनातनियों की सबसे ज्यादा चिंता तमाम विपक्षी पार्टियों को भी उतनी होने लगी है। अब यह सच्चाई है कि कार सेवकों पर एक वक्त पर गोली चली थी, यह भी एक सच्चाई है। कल्याण सिंह भी इनकी पार्टी में शामिल हुए थे। एक तीसरी सच्चाई भी है, वो ये है कि आज खुलकर मुस्लिम समुदाय के साथ कोई भी पार्टी खड़ा नहीं होना चाहती है। पीडीए में फिर अल्पसंख्यक भी है और आधी आबादी भी है, अगड़े भी है, ऐसे 3-4 चीजों बोल रहे हैं। एम रखने में परहेज है। अब ऐसे में आपको लग रहा है, अरे सुनिए ना पूरा सवाल, आपको इतना लूज बॉल थोड़ी दूंगी। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में मुसलमान लिखा है तो आप उनके झंडा बरदार बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी यही लोग कंटेंडर्स हैं मुस्लिम वोट के लिए। आप 0.5% भी नहीं पहुंच पाए हैं यूपी में। हम लोग पहुंचेंगे यूपी के घर घर तक हम पहुंच जाएंगे। जनसंघ भी था, पार्टी अकाली दल भी था, शिवसेना भी था, बहुत सारी ऐसी पार्टियों के नाम थे जिसके बाद बीजेपी जाने के लिए तैयार भी, आज भी और पहले भी थे। हमको तो खाली बदनाम किया जाता है। हाँ, आपकी तो सरकार बन रही है, यूपी के अंदर तो वैसे ही सीएम बनेंगे या वारिस पठान? अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा अंजना जी, यकीन मानिए। उत्तर प्रदेश का एक एक इंसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत कर रहा है। असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है और फिर हम लड़ेंगे, हिस्सेदारी की बात होगी, आओ सामने बैठो, लड़ो, सामने सामने बात करो। इस तरह के सारे बोल दिया नहीं चलेगा, हारेंगे तो रोना धोना नहीं करना। एक सेकंड, उसी से टेस्ट हो जाएगा कि आप ईमानदार हैं या नहीं। पिछले चुनाव में आपने सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या बनाया था यूपी चुनाव में? बूचड़ खाना। आज वो बूचड़ खाना कहाँ चल रहा है ये सबको दिख रहा है। गली गली में कटती थी। सपा की सरकार में ऐसी कोई बाजार नहीं थी जहाँ गाय नहीं कटती थी। आज एक बाजार में गाय काट के दिखा दे कोई, आज एक गाय में बाजार काट लगा। मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ, 10 बाजारों में गाय कटती थी, आज एक बाजार में किसी की हिम्मत नहीं है। एक 65 जो है 65 सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभु का आशीर्वाद हमें मिला उनकी हत्या कर दी गई। यूपी के लोग खुद जाकर रियलिटी चेक कर सकते हैं गलियों में अपने, और फिर डिसाइड कर सकते हैं वोट किसको देना है। देखते रहिए आज।